गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम हमारे राजनीति विषय के मुख्य पुस्तक के भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम आज प्रधानमंत्री के संबंध में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में तथा प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में मंत्रिपरिषद के गठन, मंत्रिपरिषद की शक्तियों एवं कार्य के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया, अध्ययन किया तथा संवैधानिक जो प्रावधान थे उनके बारे में अच्छे ढंग से समझा। ये आप सभी को पता है कि हमारे भारत में जो वास्तविक सत्ताधारी, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जो वास्तविक सत्ता होती है, शक्तियाँ होती हैं, वो मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास होती है। और आप सभी को पता है कि मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए वास्तविक सत्ता किसके पास है? प्रधानमंत्री। जो रियल पावर है हमारे सरकार का, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो उसके संबंध में आज हम देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में हमारे संविधान में किन किन का क्या क्या प्रावधान है, क्या उल्लेख है, इस सभी का हम आज की कक्षा में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, पुनः एक बार स्मरण कराता हूँ कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74, 75 और 78, 74, 75 और 78 में पूरा उल्लेख किया गया है। 74 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। बात समझ में आई? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, उसके प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। फिर आप देखेंगे 75 यानी 75 में लिखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये लिखा हुआ है 75 में। और आप 78 में देखेंगे तो उसमें ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन सभी के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ये 78 में लिखा हुआ है। तो आप समझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो 74, 75 और 78 में जो उल्लेख किया गया है उसमें क्या क्या ये सब उल्लेख है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। देखिए, अब देखिए, प्रधानमंत्री का जो चयन है वो उस दल से किया जाता है जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। आप देखिए, हमारे संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष, यानी प्रति 2 वर्ष के बाद में 1 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने सदस्य नए आ जाते हैं। तो ये सदन कभी भंग होता ही नहीं है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन जो लोकसभा है उसका कार्यकाल फिक्स है, उसका 5 साल का कार्यकाल है। 5 साल के बाद में पुनः चुनाव होंगे और फिर जिस दल को बहुमत मिलता है, जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उस दल के जो नेता होते हैं वो फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री अपने दल का, अर्थात प्रधानमंत्री का जो चयन है वो उस दल से किया जाएगा जिसको लोकसभा में बहुमत मिला हो या बहुमत प्राप्त हो। बात समझ में आ गई? स्पष्ट हो गया कि उसी दल से किया जाएगा जिसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हो, अर्थात उनके पास बहुमत हो सरकार बनाने का। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको ये ध्यान रखना है, कई बच्चे ये कन्फ्यूजन होते हैं, कई बच्चे इस मतलब बहुत गलती करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री को मनोनीत करते हैं, तो ये निर्वाचन, मनोनीत, नियुक्ति, ये में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। लेकिन आज आप स्पष्ट हो जाइए, आज के बाद गलती कभी मत करना, क्योंकि स्पष्ट तौर से संविधान 75 लिखता है, संविधान का अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बात समझ में आई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होते, लोकसभा सदस्य के लिए होते। लोकसभा में जिसको ज़्यादा जो सीटें मिलती है उस दल के जो नेता होते हैं उसी को फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इसलिए आप नियुक्त शब्द अच्छे ढंग से समझ लेना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है, अर्थात जिस दल से प्रधानमंत्री अपना संबंध रखता है उस दल का नेता होता है और आम चुनाव उसके नाम से लड़े जाते हैं। अब देखो, हमारे भारत में ऐसा है कि जब भी आम चुनाव होते हैं
हर 5 साल के बाद में। तो आम चुनाव में जो जनता के सामने जो प्रधानमंत्री बनने के जो योग्य उम्मीदवार है, जो फेस है, उसको सामने रखा जाता है। दल ये प्रचार प्रसार करता है कि अगर हमको आप वोट देंगे, हमारी सरकार बनती है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे वो यही होंगे। जैसे भाजपा वर्तमान हमारे लोकसभा में मतलब बहुमत प्राप्त दल है और इसी भाजपा से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये आप देखेंगे 2014 के चुनाव में और वर्तमान में जिस प्रकार चुनाव हुए 19 में, तो प्रधानमंत्री को जो चेहरा था नरेंद्र मोदी सामने रखा गया था। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि दूसरे जो दल थे उन्होंने जो मिली जुली, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव लड़े तो उसमें किसी का भी जो फेस था वो सामने नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस प्रकार से। तो ये प्राय आमतौर पर होता आया है कि आम चुनाव हमेशा प्रधानमंत्री के नाम से लड़े जाते हैं। जनता को ये ध्यान होता है कि ये हमारे लिए कितना हितकारी है, हमारे देश के लिए कितने क्या है, क्योंकि जनता वर्तमान में बहुत ही जागरूक हो चुकी है। इसलिए बहुत ही ये बड़ा राजनीतिक जागरूकता अवेयरनेस से ये विभिन्न दलों के लिए भी इस पर जरूरी हो गया है कि किस व्यक्ति को भी हम प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे उसका फेस सामने हो जनता के सामने। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और सर्वोच्च शासक होता है। प्रधानमंत्री होते हैं वो देश का सर्वोच्च नेता होता है और सर्वोच्च शासक होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, अर्थात आप देखेंगे कि जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद का जो हेड है, उसके प्रमुख हैं, वो कौन है? प्रधानमंत्री है। तथा लोकसभा का नेता भी होता है। अब लोकसभा में नेता के तौर पर प्रधानमंत्री भी भूमिका निभाते हैं। शासन की नीति से संबंधित अंतिम और अधिकृत जो भाषण होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। यानी शासन व्यवस्था में जो भी डिसीजन ले लिया गया है उसमें अंतिम और अधिकृत भाषण किसका होगा? प्रधानमंत्री का ही होगा। तथा व्यवस्थापन की समस्त कार्रवाई के संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य सब कुछ संसदीय कार्रवाई, कानूनी विधायी प्रक्रिया में, इस सब कुछ संचालन में प्रधानमंत्री का ही नेतृत्व जरूरी होता है या प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ प्रमुख बातें थी। अब पुनः एक बार आपको स्मरण के लिए मैं ये रिपीट कर लेता हूँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जैसे कि आपने 75(1) पढ़ा समझा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मैं कहने का तात्पर्य कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फिर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे प्रधानमंत्री कि इन व्यक्तियों को आप मंत्री बनाइए, ठीक है, शपथ दिलाइए। अब सबसे पहले आम चुनाव में जिस दल को जीत मिली है उस दल के प्रमुख को बुलाया जाता है या गठबंधन के नेता को बुलाया जाता है। अब देखो किस प्रकार से नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझो आप। कि माना कि अभी लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव के बाद में मतों की गणना होती है और जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं उस दल के नेता को बुला दिया जाता है कि आइए सरकार का गठन करिए। बात समझ में स्पष्ट हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे भारत में आप देखिए 1989 के बाद में 2014 तक का जो काल है, एक लंबा काल, इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तब इन्होंने क्या किया था कि 2 गठबंधन बनाए थे। एक का नाम था यूपीए, दूसरे का नाम था एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए मतलब यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए था वो भाजपा समर्थित था, यूपीए था वो कांग्रेस समर्थित था। यानी समान विचारधारा वाले अन्य जो दल हैं वो भी इन दोनों गठबंधनों के साथ जुड़ गए। अब ये दोनों ही गठबंधन आमतौर पर चुनाव लड़ते आ रहे थे, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, तो मिलीजुली गठबंधन खिचड़ी सरकार बनती थी। ठीक है, तो जब इस प्रकार का होता है तो अगर किसी दल को मिलता है तो दल के नेता को बुला दिया जाता है, लेकिन अगर किसी गठबंधन है तो गठबंधन के नेता को बुला दिया जाता है कि आइए आप सरकार का गठन करिए। लेकिन 2014 के बाद में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में आविर्भाव हुआ और केंद्र में जिस प्रकार से अपना कुशल रणनीतिक परिचय देते हुए और 2014 में बहुमत हासिल किया और पुनः 2019 के आम चुनाव में भी उन्होंने प्रखंड जनादेश प्राप्त किया, तो एक प्रकार से ये भारतीय लोकतंत्र में जनता की जागरूकता, परिपक्वता को स्पष्ट करता है कि आज भी इस इतने बड़े विशाल देश में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार लोकसभा में बनती है और ये स्पष्ट किया पिछले 2 आम चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं कि जिस किसी को भी आम चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो उस दल के नेता को या गठबंधन के नेता को बुला दिया जाता है। फिर वो ये दावा करता है, नेता ये दावा करता है कि मुझे स्पष्ट बहुमत है या फिर मुझे कुछ अन्य दलों और निर्दलियों का पूरा समर्थन प्राप्त है, मैं सरकार बनाने में सक्षम हूँ।
यदि अब ये चीज़ होगी, फिर ये अपना फिर जो भी दल का नेता हो उसको प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति शपथ दिलाने के बाद, फिर मंत्रिपरिषद, और फिर इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम। पर यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव में से विपक्ष द्वारा लाया जाता है, तो अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और सरकार गिर गई, प्रस्ताव पास हो गई, सरकार गिर गई, तो इसमें एक ये विकल्प है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव जिसने लाया और सरकार गिर गई, तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विपक्ष के नेता को एक और मौका दिया जाना चाहिए कि आइए अब आप सरकार का निर्माण करके बताइए, आपके पास बहुमत है या नहीं है, आप स्पष्ट कीजिए। ये इस प्रकार का मौका दिया जाता है। अगर वो भी नहीं कर पाए तो फिर तय है कि मध्यावधि चुनाव होंगे। तो इस प्रकार से ये नियुक्ति के समय पूरा उल्लेख है। अब हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। देखो, वास्तविक शक्तियाँ सब कुछ यथार्थ में प्रधानमंत्री के पास है और किसी के पास नहीं है। क्या क्या है? देखो, मैंने आपको पहले स्पष्ट बताया कि मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल कहते हैं कि किन किन को मंत्री बनाना है, लेकिन मंत्री बनाते समय या मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय और धार्मिक बातों को ध्यान में रखना होता है। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो प्रशासनिक दृष्टि से कुशल होंगे, राजनीतिक दृष्टि से जरूरी हैं, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में जरूरी है, धार्मिक स्तर भी ये स्तर बनाना जरूरी होता है कि सभी पक्ष से संतुलन बना रहे, सभी पक्ष के सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो। तो ये सब निर्णय कौन करते हैं? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का बंटवारा तथा परिवर्तन भी कर सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री को जब लगे कि जब मंत्रिपरिषद का गठन होने के बाद में सभी को अलग अलग विभाग, कौन सा मंत्रालय देना है, कौन सा विभाग देना है, ये सब बंटवारा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और अगर किसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों में निर्णय प्रक्रिया तथा परामर्श में प्रधानमंत्री निर्णायक होता है। मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है तो उसमें जो भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है या जो भी सलाह देनी है, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अंतिम और निर्णायक होती है। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करते हैं, समस्त कार्य का संचालन करते हैं। मंत्रिमंडल की कार्य में उसका पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। और वह स्वयं प्रधानमंत्री खुद पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। तो सोचो आप कितनी ताकत रखते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि समकक्षों में प्रथम है प्रधानमंत्री। सर विलियम हाईकोर्ट भी ये कहते हैं कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। जिस प्रकार से विभिन्न तारों के मध्य चंद्रमा सबसे एक उज्जवल रोशनी वाला होता है, उसी प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया चंद्रमा की तुलना, प्रधानमंत्री की तुलना चंद्रमा के साथ की है। डॉक्टर जेनिंग्स भी यही कहते हैं कि ऐसा सूर्य जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है। तो सूर्य किसको बताया? प्रधानमंत्री को। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितनी शक्ति अपने पास रखता है। फिर अगली शक्ति के बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सभी मंत्रालय वो व्यक्तिगत तौर पे उत्तरदायी प्रधानमंत्री के प्रति होते हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी किसके पास रहेगी? प्रधानमंत्री के पास। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं खुद। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य निष्पादन या आचरण से संतुष्ट नहीं है तो वह उसे त्याग पत्र की मांग कर सकता है, और त्याग पत्र न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे पद से हटा भी सकते हैं। अब सोचो, अगर कोई मंत्री अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर उसका आचरण सही नहीं है तो प्रधानमंत्री को कहेंगे आप त्याग पत्र दे दीजिए। अगर कोई त्याग पत्र देने में भी आनाकानी कर रहा है तो फिर राष्ट्रपति को सलाह देकर उसको मंत्री पद से हटवा सकते हैं, बर्खास्त करवा सकते हैं। ये शक्ति होती है प्रधानमंत्री की, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने की एक कड़ी है, अर्थात जोड़ने वाली कड़ी के रूप में है। देखो, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था 78 में, अनुच्छेद 78 में कहा था कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वे मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करें, और यदि राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगे तो उसको जानकारी दें। ये पूरी शक्ति रखते हैं। फिर अगली शक्ति है कि किसी मंत्री की मृत्यु पर सरकार की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद तथा सरकार अपने आप में विघटित हो जाती है। कोई मंत्री की मृत्यु हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। वह राष्ट्रपति को संसद के विभिन्न सत्र सत्रावसान करने की सलाह देता है, अर्थात राष्ट्रपति को कहते हैं कि संसद का सत्र कब बुलाना है, कब आहूत करना है और कब सत्रावसान करना है। ये शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है। तथा वह लोकसभा को विघटन करने से संबंधित निर्णय भी कर सकता है। लोकसभा को भंग करना है उसके संबंध में शक्ति रखते हैं। तथा वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते
वह जनता और मीडिया के समक्ष सरकार के कार्यकलाप और नीतियों के समन्वय में भी अपने पूर्ण कार्य करता है। अगला जो कार्य है कि केंद्रीय कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते वे विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने में भी भूमिका निभाते हैं। अब केंद्रीय कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते हमारे जो भारत संघ की जो विभिन्न अलग अलग इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों अर्थात राज्य सरकार हैं, उनके साथ समन्वय बनाए रखने की भूमिका निभाते हैं। देश की विदेश नीति के निर्माण तथा लागू करने की मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। हमारे भारत के बाह्य संबंध, अलग अलग राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं, उन संबंधों को बनाए रखने में भी हमारे या विदेश नीति के निर्माण में भी हमारे प्रधानमंत्री की एक उज्ज्वल भूमिका होती है। कोई अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना राष्ट्रपति को नहीं मिल सकता, यानी कोई भी मंत्री सीधा डायरेक्ट राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। अगर राष्ट्रपति से मिलना है तो प्रधानमंत्री से मिलकर ही उसको मिलना होगा, स्वयं डायरेक्ट नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री संविधान में आवश्यक संशोधन करवा के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ सीमा तक अपनी इच्छा अनुसार चलने को बाध्य कर सकता है, यानी संविधान में संशोधन करना है तो संसद करती है, और हमारे अगर प्रधानमंत्री चाहें तो किसी भी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में कोई कमी कर सकते हैं। वह केंद्र सरकार का मुख्य वक्ता है, वह सत्ताधारी दल का नेता है, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी है। आप समझ सकते हैं, जब भी किसी प्रकार के देश को संबोधन करना है, देश को उसकी सलाह की आवश्यकता है, तब उसमें सामने आके अपनी प्रमुख बातों को रखते हैं, राष्ट्र के नाम पर संबोधित कर सकते हैं। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है, यानी इमरजेंसी या संकटकालीन अवस्था में राजनीतिक स्तर पर वो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट अपने हाथ में लेता है, उसका पूरा हेड होता है। ठीक है। वह नीति आयोग, एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इनके सब के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, इन सभी दायित्वों को निभाते हैं। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आपको मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से सर्वोच्चता और सब कुछ अपने निर्णय लेने में सक्षम और सबसे सर्वोच्च सत्ताधारी के रूप में जो अपनी प्रधानमंत्री भूमिका निभाते हैं, इसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण कारक और कार्यों को स्पष्ट किया।